प्रीति ने अपने गीले बालों को सुखाने के लिए उन्हें साइड से आगे किया और उन्हें सुखाने लगी। उसकी गोरी सी पीठ पर अभी भी पानी की बूंदें थी। तभी विक्रम ने देखा उसकी कुर्ती की डोरियां खुली हुई है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। प्रीति ने बालों को पोंछा और आईने में देखने के लिए अपने चेहरे को घुमाया, जिसमें उसके पीछे विक्रम का अक्स साफ नजर आ रहा था। शाम की बात याद आते ही उसके चेहरे पर लाली छा गई। विक्रम ने धीरे से उसकी कुर्ती की डोरियों को बांधना शुरू किया, जिसकी उंगलियों की छुअन को प्रीति को अब एक लय में बांध रही थी। वहीं उसके बदन की कपकपी विक्रम को भी महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपने होठों से उसके कंधे पर गिरी हुए पानी की बूंदों को छुआ तो प्रीति की आंखें खुद ही बंद हो गई। विक्रम ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया और अपने सीने से लगा लिया। दोनों कब तक उस स्थिति में रहे उन्हें पता नहीं था। तभी किसी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, पर प्रीति अभी भी सुकून से विक्रम की बाहों में ही थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए प्रीति को देखा और उसके कानों में कहा, मुझे पता नहीं था मेरी बाहें तुम्हें इतना सुकून देती है। मैं तो तुम्हें हमेशा इसी तरह थामने को तैयार हूं। प्रीति ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और विक्रम के इतने करीब पाकर जल्दी ही उससे दूर होने लगी। तो विक्रम ने उससे कहा, दूर जाने की इजाजत अब तो नहीं है, पर क्या करे, इश्क पर पहरे बहुत हैं। पास आकर तुम्हारे सब भूल जाते हैं, पर याद भी है दरवाजे पर दुश्मन खड़े हैं। प्रीति ने मुस्कुराकर विक्रम को देखा और अपना दुपट्टा ठीक करके दरवाजे की ओर बढ़ गई। विक्रम ने उसे जाते देखा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। नानी ने चंदू के हाथों से काढ़ा भिजवाया था। प्रीति ने उसे लिया तो चंदू बोल उठा, भाभी जी, वो बड़ी मालकिन ने आपको और भैया जी को खाना खाने के लिए नीचे बुलाया है। प्रीति ने हॉट कप को टेबल पर रखा और विक्रम को बोलने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने दौड़कर चंदू को रोका और कहा, चंदू रुको, वो तुम्हारे भैया को कहना था, वो मेरी बात मानेंगे नहीं, प्लीज तुम ही बोल दो ना। चंदू ने प्रीति को देखा और अपने सिर को खुजाते हुए बोला, पर आप भी तो बोल सकती है ना, फिर मैं ही क्यों? जब से आप आई है ना, मैं कमरे में नहीं आता, तो आप बता दो। वैसे भी अब भैया को मेरा कमरे में आना पसंद नहीं है। वो जाने लगा तो प्रीति उसे आंख दिखाते हुए बोली, आने दो पापा जी को, शिकायत करूंगी तुम्हारी, मेरा एक काम भी नहीं करते। चंदू ने झांककर सीढ़ी से नीचे देखा। वहां नानी खाने के टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से कहा, कैसी बातें करती हो भाऊजी, मेरी शिकायत यमराज से करने पर क्यों तुली हुई हो? आप तो जानती हो, आपका कहा तो यहाँ सिर आंखों पर होता है। मैं जानता हूँ आप सबकी चहेती हो, तो क्यों एक छोटे से काम के लिए शिकायत करना? मैं जाता हूँ ना भैया जी को बोलने। वो आगे बढ़ा तो मुस्कुराते हुए प्रीति भी बढ़ गई। उसने मन में कहा, अब बताती हूँ मेरे मिस्टर खड़ूस को, मेरे पूरे होश गुम किए रहते हैं, अब मैं करती हूँ। चंदू थोड़ा डरते हुए अंदर आया, पर विक्रम उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि प्रीति ने उसे चुप रहने को कहकर बाथरूम की ओर इशारा किया। चंदू की आंखें बड़ी हो गई। उसे डरते हुए ना कहा तो प्रीति ने भी अपनी आंखें दिखाई। चंदू बाथरूम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। प्रीति ने झट से बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, विक्रम, वो बात करनी थी तो दरवाजा खोलो ना। उसने चंदू को सामने किया और खुद दरवाजे से हट गई। चंदू को एक अनजाना सा डर लग रहा था। उसने फिर प्रीति को देखा, जो उसे आंखें दिखाती हुई वहीं खड़े रहने को बोल रही थी। चंदू ने फिर मिन्नत करते हुए प्रीति से चलने का इशारा किया। प्रीति को यकीन था कि विक्रम टॉवेल से बाल पोंछता हुआ आएगा और अपने सामने चंदू को देखकर उसका फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। वो इसी की उम्मीद कर रही थी, पर हुआ उसका उल्टा। एक हाथ आया और उसने सामने वाले को अंदर खींच लिया। प्रीति को विक्रम से ऐसी किसी एक्शन की उम्मीद नहीं थी, तो वो भी चौंक गई। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, तुम यहाँ कैसे? चंदन ने डरते हुए कहा, भैया जी, वो मैं बुलाने आया था खाने पर। विक्रम के गुस्से में भौहें तन गई। उसने उसे बाहर धक्का देकर कहा, अब ऐसे आया तो तेरी खैर नहीं। विक्रम ने वापस दरवाजे को बंद किया, पर अपने गुस्से को कम करने के लिए फिर शावर के नीचे चला गया और पानी उसके ऊपर गिरने लगा। उधर प्रीति की हालत खराब थी। चंदू रुआसी सी शक्ल लेकर बाहर आया। उसे प्रीति की ओर देखकर कहा, ऐसे ठिठोली के लिए एक हम ही मिले थे क्या? शेर की मान में भेजा है आपने मुझे। हमारी इज्जत को तो तार तार होने में कुछ ही पल रह गए थे। ये कहो भैया होश में थे, पर अब बहुत गुस्से में है। भाऊजी, आपने ये हमसे क्या करा दिया? उसने अपने कुर्ते को ठीक किया और तेजी से वहां से चला गया। प्रीति, जिसने कुछ और ही सोचा था, पर अब कुछ और ही हो गया, वो अपने नाखून चबाते हुए बोली, ओह रब जी, ये क्या गल हो गई मुझसे। अब तो ये मिस्टर खड़ूस पक्का गुस्सा सुर ही बन जाएंगे।
मैंने ये क्या कर दिया? शरारत करनी गई थी और खुद ही शरारत हो गई। उसमें आने वाले तूफान को झेलने की अभी हिम्मत नहीं थी। फिर भी हिम्मत करके वो बाथरूम के पास आई, पर शावर से गिरते पानी की आवाज से चौंक गई और बोली, विक्रम, विक्रम, प्लीज सॉरी। वो मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगा आप बाहर आएंगे, पर प्लीज ठंड लग जाएगी तो पानी में नहाना बंद करो। उसने मन में कहा, रब जी, प्लीज इन्हें मनाने में मदद कर दो ना, इनका गुस्सा जल्दी कम नहीं होता है। आज ये सब कांड मेरे ही हाथों होना था। वैसे भी बड़ी ही मुश्किलों के बाद इनका मूड थोड़ा ठीक हुआ था, जो मेरी वजह से फिर खराब हो गया। एक बार फिर वो दरवाजा खटखटाकर बोली, विक्रम, नानी बुला रही है और आप हैं कि कब से पानी में ही भीग रहे हैं, प्लीज बाहर आइए। पर शावर की आवाज बंद नहीं हुई तो प्रीति के आंसू ही निकल आए। वो जाने के लिए पलटी तो विक्रम ने उसे पकड़कर बाथरूम में अंदर खींच लिया। अंदर हल्के गर्म पानी में दोनों ही भीग रहे थे। प्रीति ने विक्रम को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया था और हाथ बढ़ाकर अब शावर बंद कर दिया। प्रीति बस विक्रम के चेहरे को देख रही थी। विक्रम ने अपने हाथ उसके दोनों ओर रखकर कहा, मजाक बनाने का बहुत शौक है ना? बना भी लिया, बहुत मजा आया होगा। अब तुम्हारे पति ने किसी और को तुम्हें समझकर अपनी बाहों में लिया होगा। मुझे नहीं पता था तुम फीलिंग्स के साथ इतना अच्छा खेलना जानती हो। मैं ही पागल हो गया हूँ तुम पर, जो कुछ समझा नहीं। तुम नहीं जानती, पर तुमने ठीक नहीं किया। मुझे ऐसे मजाक से सख्त नफरत है। उसने पहली बार अपना गुस्सा प्रीति को दिखाया था। उसने अपने हाथ हटाए और उसे टॉवेल दे दिया, फिर बगैर कुछ कहे बाथरूम से बाहर निकल गया। प्रीति वहां खड़ी आंसू बहा रही थी। वो विक्रम का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहती थी। वो बाहर आई तो विक्रम अपनी शर्ट को पहनकर बाहें फोल्ड करता हुआ बाहर चला गया। प्रीति उदास सी अपने कपड़े निकालकर चेंज करने लगी। वो थोड़ी देर बाद वहां आई तो देखा विक्रम नानी के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। उसके चेहरे से अभी गुस्से का पता लगाना मुश्किल था। प्रीति ने उसे हंसते देखा तो वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। उसने अपने रब जी को कहा, थैंक्स रब जी, विक्रम का गुस्सा दूर करने के लिए, वरना आज तो ये गुस्से में कुछ भी कर सकते थे। नानी ने प्रीति को आते देखा तो चंदू को खाना लगाने को कहा। चंदू ने प्रीति को देखकर मुंह सिकोड़ा और विक्रम की ओर देखने लगा। विक्रम ने जैसे ही उसे देखा तो वो जल्दी से अपनी शर्ट की कॉलर अपने हाथों से पकड़कर ठीक करने लगा। उसे ऐसे करते देख अब तो विक्रम का पारा और भी चढ़ने लगा था। इधर विक्रम के बदलते मूड को देखकर प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। दोनों ने जल्दी खाना खत्म किया तो विक्रम ने प्रीति की ओर देखा भी नहीं, अपने स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आकर उसने गुस्से में दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तभी प्रीति ने दरवाजा खटखटाकर कहा, विक्रम, ये काढ़ा पी लो, नानी ने भिजवाया है। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, तुम जाओ, मैं बाद में पी लूंगा। प्रीति ने मिन्नत करते हुए कहा, विक्रम, सर्दी हो जाएगी, प्लीज इसे ले लो। विक्रम ने फिर ऊंची आवाज में कहा, जाओ यहां से। प्रीति आंखों में आंसू लिए वहां से अपने कमरे में आई और हॉट कप को घूरती हुई बोली, रब जी, इस फूले हुए गुब्बारे को मनाना बहुत मुश्किल है। अब ये तो और भी बड़ा हो गया है। अभी तक प्रीति को विक्रम के जाने के बारे में नहीं बताया गया था, तो वो बैठ के अपने साइड आई। वो लेट कर विक्रम का इंतजार करने लगी, पर दिन भर की थकान हावी हो रही थी और वो सो गई। उधर विक्रम ने गुस्से में अपनी जरूरी फाइल्स उठाई और अपने बैग में रखकर कहा, पता नहीं क्यों, पर मैं उसके इस मजाक को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों किया प्रीति ने मेरे साथ ऐसा? और वो चंदू मुझे देखकर ऐसे घबरा रहा था जैसे रेप कर रहा हूँ उसका। अभी खाना खाते समय भी उसकी हरकतें ऐसी ही थी। ऐसा लग रहा था थप्पड़ मार दूं उस चंदू को। आधा तो पागल है ही, और कुर्ता संभालना, वो भी मुझे देखकर, पागल कहीं का। विक्रम ने सभी जरूरी फाइल्स अपने बैग में जमा लिया। विक्रम ने घड़ी में टाइम देखा तो कब आधी रात बीत गई थी उसे पता नहीं चला। उसे जोर से छींक आई तो उसका सिर अब भारी सा हो गया था। वो अपने रूम में आया तो देखा प्रीति सो रही थी। उसने उसे अच्छी तरह से कंबल उठाया, उसे टेबल पर रखा हुआ काढ़ा पिया और लैंप बंद करके अपनी साइड आकर लेट गया। कल सुबह ही उसे फ्रांस के लिए निकलना था, जिसके बारे में वो कब से प्रीति को बताना चाह रहा था, पर बता नहीं पाया था। यही सब सोचते हुए वो भी जल्दी ही सो गया, क्योंकि थकान तो उसे भी बहुत थी। उधर शिमला के पास किसी गांव में मेजर, समय और नमन एक चाय वाले के पास खड़े हुए थे। चाय वाला उन्हें गौर से देखकर बोला, नए लगते हो यहाँ पर? समय ने चाय वाले की ओर देखकर कहा, नहीं तो, पहले मेरे माता पिता यहीं रहते थे। अरे तुमने भूरे राम का नाम नहीं सुना क्या? वो यहीं के तो थे,
और आतंकवादी भिड़ंत में उन्हें गोली लग गई थी। ये मेरा दोस्त है, ये भी आया है मेरे साथ, इसके पिता भी यहीं के थे, वही सोहनलाल। चाय वाले ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, भूरे राम और सोहनलाल, वो तो मेरे यहाँ ही चाय पीने आते थे, बड़े ही भले आदमी थे। तो तुम उनके बेटे हो? बड़े ही हट्टे कट्टे जवान हो गए हो तुम तो। उनकी बात सुनकर समय मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तो इसी बात पर एक कड़क चाय पिला दो। चाय वाले ने उन्हें चाय दी तो वो दोनों चाय पीने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने चाय वाले से कहा, अभी तो हमारा मन फिर से गांव में जमने का है, तो क्या यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है जहाँ हम रोटी बना सके? हमें कुछ काम भी तो ढूंढना पड़ेगा ताकि हम अपना पेट भर सके। बहुत भटके हैं हम इधर उधर, अब हम अपनी जमीन में रहकर अपना पेट पालेंगे। चाय वाला ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था।